चैनल मालिकान या अखबार के मालिकान से रिलेटेड केसेस होते हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किए जाते। किसी को भी नहीं छोड़ना हमने, सब कुछ रिपोर्ट होगा कि हुआ क्या। कह दिया उसको फ़ोन पर, क्या उसको गालियाँ निकालें उस बेप, बड़ी ही सख्त गाली निकाली जो एक्चुअली कैमराज में और माइक्स के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड होगी। जनरल बाजवा कहते हैं कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। कहते हैं डॉन लीक्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। डॉन लीक्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरीम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी। शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। नवाज शरीफ ने पैनामा में कई गलतियां की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीलॉग में गालियों का जिक्र होगा, मुकदमात का एक जिक्र होगा जो एक सहाफ़ी जो हैं एक अखबार, और वो अखबार भी जो है एक बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी का अखबार है, उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा जीते हैं, उसकी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक आपने शायद देखी नहीं होगी कहीं पे। और इसके अलावा जनरल बाजवा के हवाले से जनाब शाहिद मेतला साहब के मुबैना इंटरव्यू का पार्ट 3 भी जो है आ गया है। मुबैना मैं क्यों कहता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? गालियों से शुरू करते हैं। तो जनाब गालियाँ इस तरह है कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर साहब ने जो है वो परसों फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर इमरान खान साहब के बारे में बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू की थी और उनके वालिद साहब को कोट करते हुए एक गाली निकाली थी उन्होंने, जिसको बेसिकली एक्सपंज भी कर दिया गया था। कल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहाँ पर जब उन्होंने टॉक अपनी ख़त्म कर ली और फवाद चौधरी साहब बिल्कुल माइक से दूर जाने लगे, तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने जो है वो उनसे सवाल किया कि राना तनवीर के बयान पर आप क्या कहेंगे। तो उस मौके के ऊपर फवाद चौधरी ने कहा कि जी कह दिया उसको फ़ोन पर, क्या उसको गालियाँ निकालें उस बेप को। अब ये जो उन्होंने गाली निकाली, वैसे तो मतलब गाली गाली होती है, गालियों का कोई दर्जा नहीं होता। मतलब किसी गाली को आप जो है वो नंबर 4 नंबर की गाली या 8 नंबर की गाली नहीं कह सकते, लेकिन गाली गाली होती है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी जो है एक बड़ी ही सख्त गाली निकाली राना तनवीर को, और जो एक्चुअली कैमराज में और माइक्स के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड हो गई। अब मुझे जो एक अफसोसनाक बात यह है, ज़ाहिर बात है जो राना तनवीर साहब ने किया हमने उसकी भी मजम्मत की, और ये फवाद चौधरी साहब ने जो गाली निकाली है मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। उसकी रीज़न ये कि यही वो मैसेज है जिससे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि आपकी ये कही हुई बातें जो हैं वो यंगर जनरेशन को किस तरह जा रही हैं। मैं चाहता तो मैं फवाद चौधरी साहब की इस गाली को यहाँ पे चला भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चलाऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं जानता हूँ कि हमारे ये वीडियोस जो हैं वो फैमिलीज़ भी देखती हैं, हमारी बहनें भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं। तो मैं इसलिए कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहता, लेकिन आपको ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है कि आप क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वैसे माजी के अंदर जो है एक ज़माने में PTI को भी बहुत गालियाँ दिया करते थे। जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे ना, तो बहुत सी गालियाँ दिया करते थे, और उनकी उस वक्त की ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स जो हैं आज भी लोगों के पास मौजूद हैं, जब वो PTI के चाहने वालों को जो है बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया करते थे। तो एक तो मामला ये है। दूसरा, अब मैं जनरल बाजवा के ऊपर भी अभी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले उस एक केस के बारे में जो कल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा फैसला सामने आया है। मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं हुआ। आमतौर पे जो चैनल मालिकान या अखबार के मालिकान से रिलेटेड केसेस होते हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किए जाते, लेकिन यहाँ पे जब मुझे इस खबर का पता लगा तो मेरी टीम के साथ भी जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उसमें से चंद ने कहा जी मिट्टी पाओ छोड़ो की करना है। मैंने कहा ना ना ना, एंज नहीं, सब कुछ रिपोर्ट होगा, यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ना हमने, सब कुछ रिपोर्ट होगा कि हुआ क्या है। तो मामला जनाब ये है, बेसिकली ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं मियाँ रऊफ़ साहब। मियाँ रऊफ़ साहब जो हैं वो काम किया करते थे पाकिस्तान अखबार के अंदर। ये पाकिस्तान अखबार जो है मुजीबुर रहमान शामी साहब का अखबार है, और ये रऊफ़ साहब ने बेसिकली वहाँ पे तकरीबन कोई 14 साल 2 स्टेंट्स में काम किया है, लेकिन जो दूसरी स्टेंट थी वो तो उसमें तकरीबन उन्होंने 14 साल काम किया, और उसके बाद वहाँ पे कुछ अखबार के अंदर कुछ हुआ जिसके बाद इनको वहाँ से फारिग कर दिया गया। अब इनके जो ड्यूज़ थे वो क्लियर नहीं किए गए, और उन्होंने तकरीबन कोई 31-32 लाख रुपए के लिए जो है वो केस किया, और ये केस भी जो है ये तकरीबन 2013-2014 से जो है इन्होंने एक केस फाइल किया हुआ था। तो चलते 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 बीच में ये एक जगह ये केस हार भी गए। उसके बाद इन्होंने इस केस के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील की। इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर कल जो है ये जो मियाँ रऊफ़ साहब हैं उनके हक़ में बेंच ने जो है वो फैसला सुनाया है, और उनको जो है वो 50% इनके जो वाजिबात थे वो अदा करने का जो फ़ैसला है वो इनके हक़ में आया है। मुजीबुर रहमान शामी साहब का ये अखबार है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत ने ये फ़ैसला दिया है। तो एक मामला जो है ये, और ये आप अंदाज़ा कीजिए कि मेरे ख्याल में
16 लाख रुपए का अवार्ड तकरीबन इनको हुआ है, 16-17 लाख रुपए। 16-17 लाख रुपए इज़ पीनट्स, किसी भी बड़े अखबार के लिए या चैनल के लिए बड़े पीनट्स की हैसियत वो रखते हैं। तो मेरे ख्याल में इतने साल तक 2013-14 से मामला चल रहा है, आप तकरीबन समझ लीजिए 10 साल तक जो है वो इतनी छोटी सी अमाउंट के लिए जो है वो इतनी देर ये केस चला है। तो मेरा ख्याल में इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी, चाहते तो ये मामला 6 महीने के अंदर भी क्लियर हो सकता था। बहरहाल ये काफ़ी देर जो है वो ये चीज़ चलती रही। अच्छा जी, अब आ जाए शाहिद मेतला साहब। शाहिद मेतला साहब ने जनाब अपने वो जो बाजवा सीरीज़ है उससे रिलेटेड तीसरी अब जो किस्त है उसको जारी किया है। मैं इस किस्त के ऊपर आने से पहले जनरल बाजवा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वही है कि जनाब मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन जारी बात है, मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर भी ये बात कही थी कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, वो मुझे इसी तरह लगता है कि मेतला साहब ने जो है वो इसकी कोई खुफिया, वो बिल्कुल गए हैं, मुलाकात की है, मुलाकात तवील एक मुलाकात थी, उसके अंदर काफ़ी बातें हुई होंगी और मुझे ये लगता है कि वो सारी बातें जो है मेतला साहब ने रिकॉर्ड कर ली होंगी। लेकिन मेतला साहब मानते नहीं हैं इस बात को कि उन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग्स की हैं। वो कहते हैं मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है और मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। तो मैं मेतला साहब की जो मेमोरी है ना, मैं उसको जो है वो मैं डेफिनेटली उसे सराहूँगा। मेरा ख्याल में मेतला साहब के दिमाग के अंदर ना कोई जो कार्ड लगा है जिसको आप जो है वो मेमोरी कार्ड कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमारी ये वीडियो भी रिकॉर्ड होती है और ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है। तो मेतला साहब के दिमाग के अंदर फिर कोई इस तरह का मेमोरी कार्ड लगा हुआ है जो आप उनके सामने बोलते जाएं, मतलब 4-5 घंटे की सारी गुफ्तगू आप बोलते जाएं और वो उसको याद करते रहें। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। मुझे इस बात का शक है, ये मेरी एक थ्योरी है कि मेतला साहब जो है ना, क्योंकि शायद उन्होंने खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग की होगी, तो अगर ये बात सामने आ गई, अगर ये मामला अदालत के अंदर चला गया, क्योंकि जिस किस्म के ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं ना, ये मामला अगर अदालत में चला गया, किसी जज ने उसको उठा लिया या किसी ओहदेदार ने उसको उठा लिया, तो वहाँ पे फिर मामला जो है वो इसी के ऊपर आएगा कि जनाब सबूत क्या है। क्योंकि बाजवा साहब इंटरव्यू देने से इनकारी हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने इंटरव्यू किया है। तो मेतला साहब को फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि जनाब आपने सारी रिकॉर्डिंग जो हैं या आपने इसको इंटरव्यू की शक्ल किस तरह दे दी। तो लेकिन अगर वहाँ पे मेतला साहब फिर रिकॉर्डिंग्स अगर दिखाते हैं तो फिर सवाल होगा कि भाईजान आपने इसकी इजाज़त ली थी, क्योंकि मेतला साहब ने ये कहा है कि जी मैंने जनरल बाजवा के रिश्तेदार के घर पे जाके ये रिकॉर्ड किया था, जबकि एक्चुअली मुलाकात रिश्तेदार के घर में नहीं हुई थी। मेरी इतला के मुताबिक जनरल बाजवा के अपने घर पे मुलाकात हुई है, लेकिन मेतला साहब इसको मानेंगे नहीं। अब जाहिर बात है, अगर ये बात सामने आती है कि इन्होंने एक साबिक आर्मी चीफ के घर में जाके खुफिया रिकॉर्डिंग की है, तो मेतला साहब कुड बी इन अ बिग ट्रबल। पिछले इतवार को, बाय द वे, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात डालना चाह रहा हूँ कि पिछले इतवार को शाहिद मेतला साहब को हमने 8 बजे अपने शो के अंदर बुलाया था, लेकिन उन्होंने मैसेज किया मेरी टीम को कि जी मैं 8 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ और आप इसको जल्दी कर लें। जल्दी हम कर नहीं सकते थे, हमने तो 8 बजे लाइव प्रोग्राम करना होता है। लेकिन बाद में अब हमें ये बताया गया कि वो गाँव जा रहे हैं। बाद में हमें पता लगा कि 8 बजे एक्चुअली वो डॉन न्यूज़ के ऊपर बैठे हुए थे, तो गाँव शाँव कहीं नहीं गए थे, या तो फिर डॉन न्यूज़ ने अपना स्टूडियो उनके गाँव में शिफ्ट कर दिया, तो वो और बात है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो हमारे शो में तशरीफ़ नहीं लेकर आया, क्योंकि मैं ज़रा उनसे 4-5 सवाल करना चाह रहा था। खैर वो नहीं लेकर आए नहीं, तशरीफ़ नहीं लेकर आए। अब आ जाए जनाब, शाहिद मेतला साहब ने लिखा क्या है, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने सवाल किया नवाज शरीफ को अदालत से आपने नाअहल करवाया था। तो जनरल बाजवा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पैनामा पेपर्स पर समाअत शुरू हो चुकी थी। फिर कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं, हम फौज पर हर चीज़ पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी, जनरल फैज़ ने की हो तो कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने सवाल किया कि जी जनरल फैज़ ये काम खुद कर सकते थे, तो जनरल बाजवा कहते हैं कि जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हो तो वो 10 कर ले तो आप उससे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से भी कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया कि क्या आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया था, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था। जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती इनाद भी था। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। अब ये दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी, ये मैंने आज तक इससे पहले जो है कभी नहीं सुना था कि जस्टिस खोसा की बहन को शहबाज शरीफ ने तलाक दी थी। ये दिस इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था। इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फ़ौज का नवाज शरीफ की नाअहली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज के ज़िम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया था, सबूत फ़ौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने उनको यूएई भेजा था और वो कामा लेकर आए। मैंने पूछा यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज़ था और इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ का अकामा दिया। जनरल बाजवा कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अकामा मिल गया।
अच्छा, ये जो बात है ना कि जी जनरल बाजवा ये कहते हैं कि जी बस कामा मिल गया। अब मैं ये जो मितला साहब ने अगर ये सवाल किया है यमन वाला, मुस्लिम लीग नून या शरीफ खानदान यही समझता है कि एक्चुअली उनको अकामा इसलिए दिया गया था क्योंकि यमन की जंग में जो है पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया था, तो इसकी वजह से यूएई जो है वो नाराज़ था और उसके बाद जो है वो इसकी जो तहकीकात हो रही थी पैनमा के हवाले से, तो उनको जो है ये अकामा प्रोवाइड किया गया ताकि नवाज शरीफ जो है फारिग हो जाए। ये शरीफ खानदान समझता है, ये मैं अपने ज़राए के हवाले से आपको खबर दे रहा हूँ। जनरल बाजवा आगे कहते हैं जी जब अदालत में पैनमा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। वहाँ हम 3 घंटे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि आप पैनमा केस में नवाज शरीफ की मदद करें। मैंने कहा उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने खुद काफ़ी गलतियाँ की हैं। नवाज शरीफ ने पैनमा में कई गलतियाँ की थी। उन्हें सिर्फ ये कहना चाहिए था कि फ्लैट मेरे वालिद ने खरीदे और बच्चों को दे दिए तो उन पर सबूतों का बोझ ना आता, कतरी खत भी ना लाना पड़ता। मुझे किसी दोस्त ने बहरहाल बताया था कि मियाँ शरीफ ने डेबू से $5 मिलियन रिश्वत ली है। मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि मियाँ शरीफ ने जो है डेबू से $5 मिलियन रिश्वत ली थी, $3 मिलियन के फ्लैट खरीदे और $2 मिलियन जहाद के लिए किसी फलाही ट्रस्ट को दे दिए। अच्छा, ये जो यहाँ पे मितला साहब ने सिर्फ इतना लिखा है कि जहाद के लिए किसी फलाही ट्रस्ट को दे दिए। अब मुझे उस मुल्क के बारे में भी पता है, ये जो जहाद के लिए किसी फलाही ट्रस्ट है ना, जनरल बाजवा की स्टोरी के मुताबिक ये फलाही ट्रस्ट पाकिस्तान में नहीं था, ये पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क है, वहाँ पे किसी फलाही ट्रस्ट को दिए। मुल्क का नाम भी मुझे पता है, तो मेरे ख्याल में शायद मितला साहब के सामने वो बोले ना हो, ये भी हो सकता है। खैर, मैंने उस शख्स को कहा था कि अच्छा मियाँ शरीफ नेकी काम भी करते थे, तो जनरल बाजवा जो है वो हंसते हुए उन्होंने कहा चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को मना किया था कि जेआईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखें। फिर चौधरी निसार ने आईएसआई और एमआई के अफसरान जेआईटी में शामिल ना करने का भी कहा, लेकिन नवाज शरीफ ये बात भी नहीं माने। मैंने भी 4-5 बंदों को पैगाम दिया कि नवाज शरीफ को कहें कि जेआईटी में फौज के अफसरों को शामिल करने की मुखालफत करें, लेकिन नवाज शरीफ बहुत पुरएतमाद थे, वो नहीं माने। नवाज शरीफ को यकीन था कि उनके पास दस्तावेजात पूरी हैं, ये अपनी ईमानदारी पर फौज का ठप्पा भी लगवाना चाहते थे, लेकिन मसला यह था कि अगर नवाज शरीफ बरी हो जाते तो सारा मलबा फौज पर गिरता। सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाने का फैसला किया तो मैंने डीजी आईएसआई को बुलाया और कहा कि हमें इस मामले से निकलना है। तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम कैसे निकल सकते हैं। मैंने अपने बेटे बैरिस्टर साद से सुप्रीम कोर्ट के नाम खत भी लिखवाया। साद बाजवा अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैंने खत लिखकर माजरत करने का मामला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखा तो उन्होंने कहा कि हम मातहत इदारा हैं, खत नहीं लिख सकते, चुनाचे खत नहीं भेजा गया। मैंने पूछा फिर नाअहली कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफी जज हैं क्या? उन्होंने जवाब दिया कि हम भी तो इंसाफी थे। इस पर उन्होंने बुलंद कहका लगाया कि हम जनरल्स भी पहले इंसाफी थे जो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। हम समझते थे कि नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, बेहतरी लाएंगे, लेकिन हम गलत साबित हुए। बहरहाल 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर नून लीग के दौर में दबाव था। नून लीग की हुकूमत आई तो उसने मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा दिया। फिर पैनामा पेपर्स आ गए, मीडिया में हर तरफ वजीर आजम चोर है कि गर्दान होना शुरू हो गई। फिर डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने की वजह से भी फौज के अंदर से दबाव था। डॉन लीग्स का ट्वीट वापस लेने के बाद मरीम नवाज के स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल ने फौज की बैंड बजा दी थी कि 71 के बाद फौज की दूसरी पसपाई हुई है। इन वजूहात की बिना पर भी नवाज शरीफ की ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था। इसी दौरान सलमान शहबाज मिलने आया और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में मदद की अपील की तो मैंने उन्हें कहा कि पहले अपनी बाजी को तो संभालें जिसने ट्वीट पर ऐसी की तैसी कर दी है। तो इससे क्या पता लगता है, एक कि मरीम नवाज ने फौज की नाक में दम करके रखा हुआ था उस वक्त, और दूसरा कि सलमान शहबाज जो है वो जनरल बाजवा के पास गए मदद मांगने के लिए शरीफ खानदान के लिए। आगे फिर सवाल करते हैं जी, जनरल बाजवा से पूछा शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग छोड़ देंगे? वो कहते हैं खाकान अब्बासी नून लीग नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत काबिल आदमी है, बतौर वजीर आजम उन्होंने ज़बरदस्त काम किए, वो मईशत को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डॉन लीग्स पर सवाल किया तो कहते हैं कि जब मैं आर्मी चीफ बना तो उसके बाद वजीर आजम से मिलने वजीर आजम हाउस गया तो उन दिनों डॉन लीग्स का बहुत चर्चा था। नून लीग ने इक़्तिदार में आकर सबसे बड़ी गलती जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाकर की थी। सियासी जमातों को तो एक बात समझ नहीं आती कि आर्मी चीफ की बहुत अहमियत होती है और फौज अपने साबका आर्मी चीफ पर कभी समझौता नहीं करती। जब जनरल मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगा तो फौज नवाज शरीफ के खिलाफ हो गई और फिर फौज ने मुशर्रफ को बचा भी लिया। मुशर्रफ कभी अदालत के रास्ते से गायब होते, कभी कहीं से, और फिर अस्पताल पहुंच गए। चलें, ये भी एक एक्सेप्टेंस है कि जनरल बाजवा को जनरल मुशर्रफ को एक्चुअली बचाया गया था इस सारी प्रोसीडिंग से। उसके बाद सवाल होता है जी कि आपको मालूम है डॉन लीग्स क्या? जनरल बाजवा ने उन्होंने कहा, मुझसे सवाल किया कि आपको मालूम है डॉन लीग्स क्या थी? मैंने कहा जी हाँ, डॉन लीग्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की स्टोरी मैंने ARY न्यूज़ पर ब्रेक की थी, जो मेरे करियर की बड़ी स्टोरीज में से एक है। मैंने फिर कहा कि सिरिल अलमीडा ने 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से खबर दी थी कि शहबाज शरीफ ने DG ISI रिजवान अख्तर से कहा है कि हम जो भी कलंदम तंजीमों के दहशतगर्द पकड़ते हैं उनको ISI छुड़ा कर ले जाती है।
फिर एजाज चौधरी ने कहा था कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी। जनरल बाजवा ने कहा कि एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही हमने फैटफ में भुगता था। अब मेरी साइड की स्टोरी सुने। जब मैं आर्मी चीफ बना तो वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए गया तो चौधरी निसार कहने लगे कि हमें डॉन लीक्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, मतलब इंक्वायरी को मुकम्मल करके ख़त्म करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद चौधरी निसार के हल्के में कोई तकरीब थी, मैं गया तो चौधरी निसार ने फिर वही बात की कि हमें डॉन लीक्स इंक्वायरी को ख़त्म करना है। उसके बाद मैंने DGISI नवीद मुख्तार को अपने पास बुलाया और पूछा कि डॉन लीक्स इंक्वायरी का क्या बना, कुछ मिला। जनरल नवीद मुख्तार कहने लगे कि कुछ सबूत मिले हैं कि सिरिल अलमीडा ने 70 मिनट परवेज़ रशीद से फ़ोन पर बात की है, लेकिन यह नहीं पता कि क्या बातचीत हुई है। इंक्वायरी कमेटी ने सिरिल अलमीडा, अजहर अब्बास, राव तहसीन, तारिक फातमी और परवेज़ रशीद को जिम्मेदार ठहराया है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे नाम गलत ले गए हैं, ये अजहर अब्बास नहीं मज़हर अब्बास हैं। बेसिकली उनका नाम बीच में था। अजहर अब्बास जो हैं वो जियो नेटवर्क के हेड हैं, उनका इस सारे मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये, और बल्कि सॉरी, ये मज़हर अब्बास भी नहीं, ये ज़फ़र अब्बास होंगे। ये बेसिकली तीनों भाई हैं, अजहर अब्बास, मज़हर अब्बास, ज़फ़र अब्बास। अजहर अब्बास जो हैं वो जियो टेलीविज़न के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, मज़हर अब्बास जो हैं वो सीनियर तज्जियाकार हैं, और ज़फ़र अब्बास जो हैं वो एडिटर थे इसके डॉन के, बल्कि हैं ज़फ़र अब्बास अभी भी एडिटर हैं डॉन के। और इनके एक और भाई थे अतर अब्बास जो कि DGISPR थे। तो ये 4 भाई हैं और चारों जो हैं बड़े आला ओहदों के ऊपर जो है वो फाइज थे, और इनमें से 3 का ताल्लुक सहाफ़त के साथ और 1 का ताल्लुक ISPR को उन्होंने हेड किया है। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे वो ज़फ़र अब्बास कहना चाह रहे होंगे, या मुझे नहीं पता लिखना चाह रहे होंगे, उन्होंने अज़हर अब्बास किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या नाम है, शायद मेतला साहब ने भी अज़हर अब्बास ही लिख दिया, यहाँ पे बात ज़फ़र अब्बास की हो रही होगी। अच्छा, उन्होंने कहा जी दरअसल डॉन लीक्स में कुछ भी नहीं था, लेकिन जहाँ भी जाता तो जूनियर अफसर सवाल करते थे। उसके बाद मैंने चौधरी निसार और इसाक डार से बात की कि सहाफ़ियों का केस CPNE को भेज देते हैं, क्योंकि मैं भेड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डालना चाहता, और बाकियों के खिलाफ इंतजामी एक्शन लेने का फैसला हुआ। फिर मैं नवाज शरीफ के पास चला गया और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो परवेज़ रशीद पे नहीं मान रहे थे। खैर फिर मान गए और फैसला हुआ कि परवेज़ रशीद और तारिक फातमी को ओहदों से हटा दिया जाएगा। सहाफ़ियों का केस CPNE को भेजा जाएगा और बाकियों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। उसके एक दिन बाद मैं लाहौर चला गया तो वहाँ पर ARY पर अचानक डॉन लीक्स का नोटिफिकेशन चलना शुरू हो गया। ARY न्यूज़ ने कहना शुरू कर दिया कि देखें, हुकूमत ने शरीक मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं दी, हुकूमत ने अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया, मीडिया ने फ़ौज पर शदीद दबाव डाला। मैंने उसी वक्त जनरल आसिफ गफूर को फ़ोन किया और अंग्रेज़ी में हुकूमत को बुरा भला कहा कि उनसे कहो कि पूरा नोटिफिकेशन इशू करे। जनरल आसिफ गफूर ने अपने तौर पर ही नोटिफिकेशन रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। उस दिन मुझे फाटा जाना था, मैं चला गया। उसके फ़ौरन बाद मुझे फ़ोन आ गया कि वज़ीर आज़म ने आपसे मिलना है। अच्छा, ये स्टोरी शायद मेतला साहब ने पूरी नहीं लिखी, मैं आपको सुना देता हूँ। हुआ ये है कि इन्होंने आसिफ गफूर साहब को जो है बेसिकली कहा कि जी आप हुकूमत से कहें कि नोटिफिकेशन पूरा जारी करें, और ये गुफ्तगू जनरल बाजवा की एक्चुअली जहाज़ में हुई, और इन्होंने फाटा जाना था, शायद हेलीकॉप्टर था या जहाज़ था, ये मुझे याद नहीं है। तो ये फ़्लाइट के अंदर उसके बाद फ्लाई कर गए, इनका कम्युनिकेशन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। पीछे से आसिफ गफूर साहब ने जो है ना नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड का ट्वीट खड़का दिया। ये इन्होंने जब लैंड किया तो लैंड करने के ऊपर इनको पता लगा कि जनाब इत्थे ते भूचाल आ गया, क्योंकि आसिफ गफूर साहब ने ये छक्का मार दिया कि जी नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। तो अब आगे की स्टोरी मेतला साहब के साथ कनेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन आ गया कि वज़ीर आज़म ने आपसे मिलना है। मैं वज़ीर आज़म हाउस पहुंचा तो नवाज शरीफ ने मेरा बाहर आकर इस्तकबाल किया। मेरा ख्याल था कि वो गुस्से में होंगे, कुछ ना कुछ नागवारी का इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मुलाकात के अख्ताम पर सिर्फ इतना कहा कि जनरल साहब गुस्से में फ़ैसले ना किया करें। मेरे दिल में आया कि कुछ गलत हो गया है। 2 दिन बाद वज़ीर आज़म ने चीन जाना था। अब जनरल और सियासी लीडर्स मेरे पास आना शुरू हो गए कि ट्वीट वापस मत लें, कभी फ़ौज ने भी कोई चीज़ वापस ली है। इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एडिशन कर दूँ। नवाज शरीफ साहब के पास जब ये मिलने के लिए गए ना, तो इन्होंने जनरल बाजवा ने उनसे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर आर यू एंग्री? तो नवाज शरीफ साहब ने आगे से कहा कि आई एम नॉट एंग्री बट आई एम डिसअपॉइंटेड। ये एग्जैक्ट कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट एंग्री बट आई एम डिसअपॉइंटेड। अच्छा, आगे इस दौरान ख्वाजा आसिफ भी मेरे पास आए। दीगर मुस्लिम लीगियों ने भी आकर कहा कि ट्वीट वापस ना लें, लेकिन मैं मुल्क के वज़ीर आज़म को कमतर हैसियत में चीन नहीं भेज सकता था। ऐसे वज़ीर आज़म की चीन में क्या हैसियत होती जिसके इख्तियार में उसकी अपनी फ़ौज भी नहीं है, इसलिए ट्वीट वापस ले लिया। अच्छा, बाय द वे ट्वीट वापस उस वक्त नहीं लिया गया था, ट्वीट बड़ी देर तक जो है वो वैसे ही वहीं पे पोस्टेड रहा था। उसके बाद वो कहते हैं जी जनरल नवीद मुख्तार शरीफ आदमी थे, कोई ज़्यादा बाइख्तियार भी नहीं थे। जनरल फैज़ सारे काम करते थे।
मैंने कहा इसकी वजह आप थे, आपकी तरफ से जनरल फैज़ को इख्तियार और ताकत दी गई थी। जनरल बाजवा कहते हैं हाँ ये बात भी है, और वैसे भी हम पे इमरान खान को लाने का भूत सवार था। कहते हैं डॉन लीग्स का इशू जनरल राहील शरीफ ने एक्सटेंशन लेने के लिए बनाया था, इसमें कुछ भी नहीं था। नवाज शरीफ से जब डॉन लीग्स पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि जनरल राहील और जनरल रिजवान अख्तर जब भी मुलाकात के लिए आते तो जनरल राहील शरीफ की एक्सटेंशन की बात करते थे। जनरल रिजवान जनरल राहील के सामने नवाज शरीफ को कहते कि जनरल राहील को 3 साल की एक्सटेंशन दे दें, लेकिन राहील शरीफ के बाद वो नवाज शरीफ को कहते हैं कि सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन दें, क्योंकि 1 साल की एक्सटेंशन के बाद जनरल रिजवान अख्तर का अपना पहला नंबर आना था। फिर उनसे सवाल हुआ आपने जनरल रिजवान और आसिम बाजवा को माफ़ कैसे कर दिया। जनरल बाजवा कहते हैं मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। मैं जनरल रिजवान को ISI से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी हरकतें रिपोर्ट हुई, कुछ उनकी करप्शन के भी मामला थे, तो फिर उन्हें फारिग कर दिया गया। आसिम बाजवा ने माफ़ी मांग ली थी तो उन्हें माफ़ कर दिया गया। आसिम बाजवा ने माफ़ी मांगी, उन्हें माफ़ कर दिया गया और उन्हें सदन कमांड दे दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अक्सर कहते थे कि आप लोगों को माफ़ कर देते, मैं किसी को माफ़ी ना दूँ। जनरल बाजवा कहते हैं कि जनरल आसिम बाजवा ने जनरल राहील शरीफ को हीरो बनने की डगर पर डाल दिया था। उनको कहा था कि मैं आपको हीरो बनाता हूँ, आप करप्शन के खिलाफ नारा लगाएं, हालांकि ज़रबे अज़्म में एक गोली भी नहीं चली थी। फिर जनरल राहील शरीफ ने करप्शन के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी। पैनमा आने के बाद इस कैंपेन की वजह से भी मुझ पर दबाव था। पैनमा के ट्रायल के दौरान मैंने शुजात अजीम और चौधरी मुनीर को पैगाम दिया। चौधरी मुनीर कौन है भला? जो समधी हैं इनके शरीफ ख़ानदान के। उनको पैगाम दिया कि नवाज शरीफ की तरफ भेजा कि वो इस्तीफ़ा दे दें, नाअहल होने से बच जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें ये जनरल बाजवा की एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया था कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें। 1 साल के बाद इलेक्शन है तो वो दोबारा भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। मेरी तरफ से ये बहुत मुखलिसाना तजवीज़ थी, क्योंकि मुझे नून लीग के हमदर्दों की तरफ से बार बार अप्रोच किया जा रहा था। शुजात अजीम और चौधरी मुनीर ने फवाद हसन फवाद को बताया और फवाद हसन फवाद ने नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देने पर कायल कर लिया था। नवाज शरीफ इस्तीफ़ा देने पर रजामंद हो गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर मरियम नवाज ने उन्हें मना कर दिया। ये मुझे बताया गया इंसान के लिए कल की लड़ाई के लिए आज जिंदा रहना ज़रूरी है, जीतने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, जो नवाज शरीफ ने नहीं किया। शुजात अजीम मेरे ससुर के दोस्त थे और चौधरी मुनीर भी मेरे ससुर के दोस्त बन गए। इस तरह दोनों से मेरा ताल्लुक बन गया। नवाज शरीफ से पिछले 4-5 सालों से कभी फ़ोन पर बात हुई ना मुलाकात। सिर्फ कलसूम नवाज के इंतकाल पर मैंने उनसे फ़ोन करके ताज़ियत की थी। ये मैंने खुद भी रिपोर्ट किया हुआ है आपको पहले जब मैंने वीलॉग्स किए थे। फिर उनसे सवाल हुआ कि मरियम नवाज को आपने रिहा करवाया था। उन्होंने जवाब दिया नहीं, मरियम नवाज के खिलाफ भी केसेस कमज़ोर थे। मरियम नवाज से आखिरी मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस के इशाइया में हुई थी, तब कलसूम नवाज भी ज़िंदा थी। उसके बाद कभी मरियम नवाज से मुलाकात नहीं हुई। तो ये जनाब सारा हाल था। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पसे पर्दा जो है वो क्या क्या कुछ हो रहा था। यानी वो ख़ुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग जो हैं वो इमरान खान के इश्क में हम मुब्तला थे और हमारे ऊपर जो है वो इमरान खान का भूत सवार था, और नवाज शरीफ को जो है इस्तीफ़ा देने के लिए भी हमने पैगाम भिजवाया था, लेकिन मरियम नवाज बीच में आ गई। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मरियम नवाज से इतनी नफरत किस बात की है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।